रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम गुलाम वंश को पढ़ा रहे हैं। इसमें पिछले क्लास में हमने नसरुद्दीन महमूद शाह तक पढ़ाए थे और आज के क्लास में हम बलबन से शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बलबन जो है अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। और बलबन जो है वह एक अनुभवी है, इन्होंने बहुत से शासकों के साथ कार्य किए हैं। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि बलबन का जो कार्यकाल है, बलबन जो है 1266 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बनता है। और इन्होंने जब सुल्तान बनता है तो सबसे पहले इन्होंने तुर्कान-ए-चेहलगानी जो कि किंग मेकर बन बैठा था, यानी कि कौन शासक बनेगा कौन शासक नहीं बनेगा, कब किसको हटा देना है, वह तुर्कान-ए-चेहलगानी तय करने लगा था। जब इल्तुतमिश तुर्कान-ए-चेहलगानी का गठन किए थे तो उस समय तुर्कान-ए-चेहलगानी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा था शासक के प्रति। लेकिन धीरे धीरे तुर्कान-ए-चेहलगानी में 40 अमीर तुर्क सरदार जो थे उन्होंने कौन राजा बनेगा नहीं राजा बनेगा इसका निर्णय करने लगे। तो इस समय तुर्कान-ए-चेहलगानी का स्थिति बहुत मजबूत हो चुका था। तो शासक बनने के बाद बलबन ने सबसे पहले तुर्कान-ए-चेहलगानी का विनाश कर दिया। तुर्कान-ए-चेहलगानी का विनाश, इन्होंने तुर्कान-ए-चेहलगानी का विनाश किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली के गद्दी पर गियासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले सेना को पुनर्गठित किया। सेना को क्या किया? सेना को पुनर्गठित किया। और सेना में एक दीवान-ए-अर्ज, एक नया विभाग बनाया। क्या बनाया? दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज एक सैन्य विभाग बनाया। और हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक जो संगठन करता है वह बलबन को ही माना जाता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने लौह रक्त की नीति अपनाई। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने राजत्व का सिद्धांत दिया। राजत्व का सिद्धांत, राजस्व और राजत्व दोनों में अंतर है। यह राजत्व का सिद्धांत दिए। इसमें सुल्तान जो है, सुल्तान वह ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। सुल्तान जो है ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, यही समझ लीजिए। और उसके बाद इन्होंने बोले सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। यानी कि इन्होंने लुई 14वां के तरह कार्य किए। और उसके बाद देखेंगे इन्होंने ईरानी परंपराएं के अनुसार, ईरानी परंपरा के अनुसार सिजदा और पैबोस दो प्रथाएं चलाई। सिजदा और पैबोस, यह दो प्रथाएं कौन चलाई? बलबन। सिजदा का अर्थ होता है भूमि पर लेटकर सुल्तान का अभिवादन करना। सिजदा का अर्थ क्या हुआ?
भूमि के ऊपर लेटकर और सुल्तान का अभिवादन करना। और उसके बाद देखेंगे कि पैबोस का अर्थ होता है कि सुल्तान का चरण को चूमना, यानी कि सुल्तान के चरण चूमना। पैबोस का अर्थ क्या हुआ? सुल्तान के चरण को चूमना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने नवरोज त्योहार, जो कि ईरानी त्यौहार था। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि बलबन जो है नसरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद 1266 ईस्वी में स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। और इन्होंने जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है तो सबसे पहले तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश करता है, क्योंकि यह तुर्कान ए चिहलगानी में काम कर चुका था और बहुत सारे शासकों के साथ इन्होंने कार्य किए थे, जिसके कारण इन्हें अनुभव बहुत ज़्यादा था कि हमको शासन किस तरह से चलाना है। और उसके बाद सबसे पहले तुर्कान ए चिहलगानी को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि तुर्कान ए चिहलगानी इस समय बहुत मजबूत स्थिति में हो गया था। और जिस समय इल्तुतमिश इसे स्टार्ट किया था उस समय इतनी मजबूत में नहीं था। उस समय राजा जो कहता था तुर्कान ए चिहलगानी वही करता था, लेकिन इस समय जो है किंग मेकर बन बैठा था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यह जो बलबन का वास्तविक नाम है वह बहाउद्दीन है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिल्ली के गद्दी पर गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा है। और उसके बाद हम लोग देखें कि इन्होंने सेना को पुनर्गठित किया और सेना में एक नया विभाग बनाया, दीवाने अर्ज। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई। और उसके बाद देखें इन्होंने राजत्व का सिद्धांत दिया, यानी कि सुल्तान जो है ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। और देखेंगे आगे चल के हम लोग एक उपाधि भी इन्होंने लिए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। यह जो है लुई 14वां के अनुसार इन्होंने शासन करने लगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ईरानी परंपरा के अनुसार इन्होंने सिजदा और पैबोस की प्रथाएं शुरू की, यानी कि ईरान में राजा जो शासक होते थे उनको भूमि पर लेट करके अभिवादन किया जाता था। वही परंपरा सिजदा होता है और सिजदा को यहाँ दिल्ली सल्तनत में उन्होंने लागू किया था, यानी कि कोई भी शासक से यदि मिलने के लिए जाएगा तो उसे भूमि पर लेटकर उन्हें अभिवादन करना पड़ेगा। और उसके बाद देखेंगे कि उन्होंने एक पैबोस की प्रथा जो शुरू किया उसके अनुसार सुल्तान के पैर को चूमना होता था। और उसके बाद हम लोग देखें कि उन्होंने एक त्यौहार भी शुरू किया जिसका नाम नवरोज त्यौहार है। और इन्होंने ईरानी परंपरा के अनुसार, कौन सा परंपरा? ईरानी परंपरा के अनुसार यह त्यौहार की शुरुआत की। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग उसके बाद देखेंगे कि बलबन ने कुछ उपाधियाँ भी धारण किए हैं। उपाधि इन्होंने जिल ए इलाही का उपाधि को धारण किए। इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब। और उसके बाद देखेंगे इन्होंने गयासुद्दीन का भी उपाधि को धारण किए। उसके बाद देखेंगे उलुग खां। और यह उलुग खां की उपाधि किसने दिए थे? बलबन के ही ससुर थे नसीरुद्दीन महमूद। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने नियावत ए खुदाई। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने अफरा सियाब वंश का बताया। यह कौन सा वंश के थे? तो अफरा सियाब वंश के। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने मंगोल नीति अपनाई, यानी कि इन्होंने दिल्ली की दो सीमा बनाई, एक ब्यास नदी और दूसरा सिंधु नदी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो जाती है तो उसके बाद जो शासक बनता है वह कौन बनता है?
बाद। किसे बनाया? कैकुबाद को। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने 1287 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। और उसके बाद देखेंगे यह एक अयोग्य शासक है। कैसा शासक? अयोग्य शासक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने लकवा मार दिया था। क्या चीज? लकवा मार दिया था, जिसके कारण इनको और भी शासन चलाने में दिक्कत होने लगे। और उसके बाद इनका जो अबोध पुत्र है, जिनका नाम शमसुद्दीन क्यूमर्स, किसे बैठाया? शमसुद्दीन क्यूमर्स को। और इन्हें 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन क्यूमर्स को जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी को क्या कर दिए? हत्या कर दिए। और इन्होंने एक नए वंश की शुरुआत की, जिस वंश का नाम खिलजी वंश हुआ। खिलजी वंश। और अब हम लोग यहाँ से खिलजी वंश को पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके किए हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि बलबन ने कुछ उपाधियाँ भी हासिल की, जिसमें जिल-ए-इलाही यानी कि शासक जो है ईश्वर का एक प्रतिबिंब के भांति है। और उसके बाद देखें इन्होंने गयासुद्दीन का भी उपाधि को धारण किए। और उन्हें उलुग खां यानी कि इनके जो ससुर जी थे नसीरुद्दीन महमूद, उन्होंने बलबन को उलुग खां की उपाधि दिए। और उसके बाद हम लोग देखें इन्हें नियावत-ए-खुदाई भी कहा गया है। और उसके बाद हम लोग देखें इन्होंने अपने आप को अफरासियाब वंश का बताया। और उसके बाद देखें इन्होंने मंगोल नीति को भी लागू किया, यानी कि दिल्ली के जो सीमा थे वह दो सीमा बनाए, एक भीतरी सीमा, एक बाहरी सीमा। यानी कि बाहर पे जैसे ही कोई आक्रमण करता है तो अंदर का जो भी इनका सैनिक है वहाँ पे चले जाते हैं। तो इस तरह से दो लेयर का इन्होंने सीमा बनाया। और उनके बाद देखें कि इनकी मृत्यु 1287 ईस्वी को हो गया। उसके बाद हम लोग देखें कि उनका जो उत्तराधिकारी हुआ वह कौन हुआ? कैकुबाद, है ना, कैकुबाद। और इन्होंने 1287 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठे। और उसके बाद देखें कि यह एक अयोग्य शासक था, इन्हें लकवा भी मार दिए। और जब लकवा ग्रस्त हो गए तो इनका एक अबोध पुत्र था, इन्हें जो है दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा दिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी जो है इनकी हत्या 1290 ईस्वी में कर देते हैं। और यहीं से गुलाम वंश की समाप्ति हो जाती है। और यहाँ से एक नए वंश की शुरुआत होती है, उस वंश का नाम खिलजी वंश होता है। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। तो अब हम लोग अगले क्लास में जलालुद्दीन खिलजी से चलेंगे। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सभी को हम लोगों ने कवर किए। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और अगर इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।